आर्यभट्ट सिद्धांत। ये दोनों ही किताबें इस्लामी एस्ट्रोनॉमी पर आधारित थी, क्योंकि इंडियन जो थे वो कोई ऐसी खास हमारे पास में जानकारी नहीं थी। तो आर्यभट्ट लगातार के बाद में आर्यभट्ट जो थे उन्होंने इस चीज को शुरुआत की किताबों के लिए, और उन्होंने इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी को यूज किया किताब लिखने में। मतलब वो इन्फ्लुएंस थे किससे? इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी से। और इसके जो इन आर्यभट्ट ने जो भी चीजें दी, जो काम किया, उनके काम को आगे बढ़ाया वराहमिहिर, भास्कर फर्स्ट, ब्रह्मगुप्त और दूसरे लोगों ने। तो आर्यभट्ट जो थे वो एस्ट्रोनॉमी के इसीलिए जनक कहे जाते हैं, भारतीय। सबसे ज्यादा जो काम गणितीय कैलकुलेशंस जो उन्होंने किए थे, गणनाएं जो की थी, वो सबसे ज्यादा काम की हैं। इसके अलावा इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमिकल वर्क टू असाइन द स्टार्ट ऑफ ईच डे टू मिडनाइट। अभी मैंने जैसा कि बताया, ये सबसे पहला, सबसे प्रारंभिक काम जिन्होंने किया एस्ट्रोनॉमी का, वो आर्यभट्ट ही थे। इन्होंने ही सारी काम किए, और जो हमें दिन से लेके अर्धरात्रि तक के बारे में गणनाओं को बताता है। जो हम 12 से 12 तक का समय ले रहे हैं, या सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय ले रहे हैं, हम जो गणनाएं करते हैं दिन के बारे में, वो गणनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आर्यभट्ट से हुई थी। आर्यभट्ट explicitly mentioned that the earth rotates about its axis, thereby causing what appears to be an apparent westward motion of the stars. तो मैडम आर्यभट्ट ने एक क्वेश्चन है मेरा। जी बताइए। मैडम आप ऊपर लिख रही हैं कि आर्यभट्ट का जो कार्यकाल था 476 से 550 करंट ईरा, हम्म। लेकिन इस्लाम तो 670 के आसपास, मोहम्मद साहब का जन्म ही 670 में हुआ है, तो उस पर बेस्ड कैसे हो सकता है आर्यभट्ट की जितनी नहीं भी नहीं, नॉलेज है? ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों की जो चीजें हैं वो कुछ अधूरी हैं। अगर हम ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म का शुरुआत मोहम्मद पैगंबर से हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोगों की नॉलेज में चीजें आई हैं। ऐसे तो हम लोग जो भी साइंस पढ़ते हैं, उसमें हम सारी चीजें अमेरिकन वो पढ़ते हैं कि इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया, इसका आविष्कार इसने किया। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे सभ्यता जो पुरानी है हमारी है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं, तो इसलिए हम नहीं, अगर मतलब हमारे ऐसा पास, नहीं। मैडम हमारे पास अगर नॉलेज ही नहीं थी, तो हम महाभारत काल में ये इक्लिप्स की कैलकुलेशन कैसे कर लेते थे? एक्चुअली अभी देखिए, महाभारत काल तो काफी वो, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि ऐसा है, मेरा अगर इंटरेस्ट है, मैं फॉरेनर्स को ही पढ़ती हूँ, तो मेरी इंडियन की जो नॉलेज है वो कम नहीं हो जाएगी? आप बताइए, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट ना। तो इनका जो एक वो था, इन्फ्लुएंस था, वो इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी से था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं थे, या हिंदू को वो पसंद नहीं करते थे। एक एक उनके बारे में उनके विचार हैं, ये बस, दैट्स ऑल, है ना। तो आप इसके बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं, मैं और बाद में आपको बात कर सकती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक इन्फ्लुएंस था उनका, और कोई इसमें खास बात नहीं थी कि इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट जो था वो उनका। आई एम सॉरी इंटरप्टिंग मैम। मैम दिस इज जो मेरे पास किताबें आई हैं उसमें से किसी किताब के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, या वी आर गोइंग थ्रू विद रैंडम थ्योरी? मेरे पास नहीं, किताब, मेरे पास 6 किताबें हैं इस समय। ये जो भी मैटर है, ये किसी किताब से रिलेटेड है, या हम एक जनरल नहीं थ्योरी की मैं बात कर भी, रहे हैं? नहीं, मैं कई सारी किताबों को लेके फिर मिक्सचर बनाती हूँ, मैं किसी एक बुक को नहीं ओके, बता पा रही, है ना। तो मतलब दैट इज हम अ इसको मिक्सचर ऑफ सो मेनी बुक्स। हाँ जो जो हमारे पास बुक्स हैं उससे हम रिलेट नहीं कर सकते ना इसको? हाँ, क्योंकि मैं आपको एक पूरा फ्रूट चाट बना के दे रही हूँ, फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ। ओके, तो दैट इज नो नॉट नो बेस्ड ऑन वन बुक। तो नो, आई इसीलिए मैं अंडरस्टैंड आपको, इट, बट I was हाँ just जी, looking for that it is in a book or it is just we are going for a random theory or not. Okay, आई एम thanks a lot. गोइंग, Bye. हाँ जी। मैं रैंडम थ्योरी के थ्रू ही चल रही हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हम एक बुक को लेके चलेंगे तो शायद इधर उधर से चीजें लेना पड़ती हैं, वो नहीं हो पाता है एक बुक से। इसलिए अभी, क्योंकि वैसे भी कंटेंट अभी मेन आए नहीं है हमारे, अभी तो हम जनरल नहीं थ्योरी पढ़ नहीं, रहे हैं केवल। I got your view, ma'am. Thanks a lot. यस, Bye bye. ओके, वेलकम। Please continue. Yeah. It is one of the earliest astronomical work to assign the start of the each day to midnight. फिर आर्यभट्ट explicitly mentioned that the earth rotates about its axis. ये हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले जो बताया गया था कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। जीरो का इन्होंने वो दिया था।
thereby causing what appears to be an apparent westward motion of the stars. अभी हम जब गैलेक्सी और मिल्की वे पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें सब अभी पता लगेंगी कि कैसे इन सब का जन्म हुआ ना। तो ये तो हम जस्ट एस्ट्रोनॉमर्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, प्लस तारों की जो चाल होती है, जैसे हमें सप्तऋषि तारा हम लोग जैसे जानते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, ये कैसे जा रहा है ना। तो ये सब बताने वाले सबसे पहले आर्यभट्ट ही थे। इसके बाद आर्यभट्ट ऑल्सो मैंशनड दैट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट इज कॉज बिहाइंड द शाइनिंग ऑफ द मून, कि चंद्रमा की जो चमक है, उसका जो चंद्रमा का प्रकाश है वो खुद का नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है और हमको रात में वो रिफ्लेक्ट करता है। ये भी हमें किसने बताया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जो कार्यकाल रहा है या जन्म और मृत्यु है वो है 598 टू 668, 598 से 668 करेंट एरा तक है। तो ब्रह्मपुत्र जो ये जो थे ब्रह्मसूत जो थे, ब्रह्मस्फूत सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया था, जो कि कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था? डॉक्ट्राइन ऑफ ब्रह्मा। और इनकी जो काम था वो मैथमेटिक्स का था। ब्रह्मगुप्त जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे और वो उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी से रिलेट हो गए, और ये सारी जो उनकी जानकारी है वो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में हमें देखने को मिल सकती है, हम उसमें उनकी जानकारी को पढ़ सकते हैं। ब्रह्मगुप्त कैलकुलेटेड द इंस्टेंटेनियस मोशन ऑफ ए प्लैनेट, गेव करेक्ट इक्वेशंस फॉर पैरेलैक्स एंड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ एक्लिप्सिस। तो इनका जो काम था वो एक्लिप्सिस पर था। उन्होंने ये बताया कि ग्रह की गति कैसे होती है, किसी ग्रह की गति के लिए हम सपोज हमारी पृथ्वी घूम रही है और हम एक किसी स्टेज पर आकर ग्रह उसकी गति को जानना चाहते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस मोशन, उसको कैसे निकाला जाता है वो ब्रह्मगुप्त ने बताया। इसके अलावा इक्वेशंस, बहुत सारे इक्वेशंस दिए जो लंबन समांतर पर आधारित हैं, और इसके अलावा ग्रहण के पर आधारित जो गणनाएं हैं वो ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई। His works introduced Indian concept of mathematics based astronomy into the Arab words। देखिए फिर से वर्ड आ गया अरब वर्ड्स, है ना। तो जो अरब वर्ड है उसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड जो मैथमेटिक्स था उसको किसने इंक्लूड किया? ब्रह्मगुप्त ने। दैट वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दिस मैथमेटिक्स बेस्ड एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में हम केवल तारों का अध्ययन करते थे, चंद्रमा का अध्ययन करते थे, मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं हो पाता था कि दूरी क्या है, कैसे घूम रहा है, किस वेग से घूम रहा है, किस चाल से घूम रहा है। तो ये जो मैथमेटिक्स पोर्शन था या फिजिक्स पोर्शन जो मैथमेटिकल था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एस्ट्रोनॉमी बाय ब्रह्मगुप्त, वो ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया। ही ऑल्सो थ्योराइज्ड दैट ऑल बॉडीज विद मास आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ। यहाँ पर एक वर्ड आया है कि सारी जो बॉडीज होती है, माने जो जितनी भी बॉडीज हैं इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वो सारी अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो मास जो है बॉडी का जो मास है वो सब पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसी उन्होंने इसको थ्योरी दी थी। और वो थ्योरी हमें पता है कि सारी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, तो क्यों आती है ये हमें पता है। वो एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जिसे। तो इनको ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पता था, इन्होंने कहा कि सारी मास जो है वो बॉडीज होती हैं वो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ये इन्होंने बताया था। इसके बाद वराहमिहिर आए। वराहमिहिर जो है वाज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन हु स्टडीड एन इंडियन एस्ट्रोनॉमी एज वेल एज द मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीक, इजिप्टियन एंड रोमन एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस। माने वराहमिहिर जो थे वो सबसे पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जो खुद मैथमेटिशियन थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमी और रोमन एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा और उसके सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को बताया। इनकी जो बुक है वो है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो है वो इसी नॉलेज पर पूरी बेस्ड है। जो ये सारी नॉलेज जो है ग्रीक की, इजिप्ट की, रोमन की और जो इंडियन है, वो सारे संकलन को इन्होंने सारे ज्ञान को संकलित किया और पंच सिद्धांतिका में उन्होंने उसको दिया।
तो अगर हम पंच सिद्धांतिका पढ़ते हैं वराहमिहिर की तो उसमें हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके बाद भास्कर, भास्कर फर्स्ट है और आगे हम भास्कर सेकंड को पढ़ेंगे। तो ही वॉज ऑल्सो ऑथर्ड द एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स, माने उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी एस्ट्रोनॉमी पर, खगोल शास्त्र पर। और इनकी जो मेन बुक है, दो तरह की लिखी इन्होंने, एक तो लघु भास्कर लिखी और एक बृहद भास्कर है और एक लघु भास्कर है, दो किताबें हैं। तो उसको महाभास्करीय और लघु भास्करीय बोलते हैं। भास्कर फर्स्ट की दो किताबें हैं एस्ट्रोनॉमी बेस्ड, एक है बृहद भास्कर जिसे महाभास्करीय बोलते हैं, और एक है लघु भास्करीय या स्मॉल बुक ऑफ भास्कर, दैट इज लघु भास्करीय। तो इनका लेकिन भास्कर फर्स्ट जो थे वो पूरे इन्फ्लुएंस थे आर्यभट्ट से, और इनकी जो आर्यभट्ट भाष्य है उस वो उन्होंने एक बुक है जो आर्यभट्टीय पर आधारित है। आर्यभट्टीय भाष्य एक किताब है जो भास्कर फर्स्ट ने दी, वो बेस्ड थी आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया पर, ठीक है। मैंने आर्यभट्ट की बुक पर ये उन्होंने भाष्य लिखा था, उसको दोबारा से उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी लैंग्वेज में, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें क्या इनका जो वो था, ये जो विषय था वो था प्लेनेटरी लॉन्गिट्यूड्स, हेलिकल राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द प्लैनेट्स, कंजंक्शंस अमंग द प्लैनेट्स एंड स्टार्स, solar and lunar eclipses and the phases of the moon are among the topic Bhaskara discuss in the astronomical treatise। तो इनका जो मेन टॉपिक थे, विषय थे, वो थे प्लेनेटरी लॉन्गिट्यूड्स, मतलब जो ग्रहों के जो देशांश हैं, और हेलिकल राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द प्लैनेट्स, माने जो क्या कहेंगे इसको, ग्रहों के उगने का और छुपने का, जो उदय और अस्त होने के बारे में उन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। उसके अलावा इनके ग्रहों के और तारों के बारे में, और सोलर और ल्यूनार एक्लिप्सेस मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र की कलाओं के बारे में। माने आज जो हम खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका मेन जो भी टॉपिक्स हैं या जो बेस्ड है सारा खगोल शास्त्र, उसका मेन प्रॉपर जो एक डिस्क्रिप्शन था वो हम भास्कर की किताबों में देख सकते हैं। ये सब चीजें उन्होंने बताई हमें। इसके बाद जो 8 सी में आए, करेंट एरा में आए, वो थे लल्ला। लल्ला जो थे वो इन्होंने भी कई सारी बुक्स लिखी, उन्होंने कई सारी किताबें दी जो कि फिर इनके स्टूडेंट्स द्वारा एक्सप्लेन की गई। मेन जो इनकी बुक थी वो थी शिष्यादिवृद्धिता। तो शिष्यादिवृद्धिता जो बुक है वो हमें आर्यभट्ट के ही एजम्पशंस को करेक्ट करता हुआ बताता है। माने जो आर्यभट्ट ने जो भी चीजें हमें दी, उन्होंने जो भी एजम्पशंस हमें दिए, जो हमें थ्योरीज दी, उन थ्योरीज को आगे एक्सप्लेन करना, सही करके वो काम इन्होंने किया था। तो ये भी एक शिष्य की तरह थे आर्यभट्ट के, और इन्होंने उसी पर आधारित काम किया, शिष्यादिवृत्तिता को बुक को लिखा इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ग्रह अध्याय, ये भी एक बुक है हमारे पास, एक गोलाध्याय करके किताब होती है एस्ट्रोनॉमी की, ये दोनों किताबों के लिए इन्होंने उसमें एक्सप्लेन की चीजें। और ये भी फिर से प्लेनेटरी कैलकुलेशंस पर, माने ग्रहों की जो गणनाएं हैं उस पर आधारित है किताब ग्रह अध्याय। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ द मीन एंड ट्रू प्लैनेट्स, माने जो ग्रह हैं वो कौन से सही ग्रह हैं, कौन से मीन ग्रह हैं, ये सारी चीजें। अर्थ के मोशन के बारे में कि पृथ्वी घूम रही है, कैसे घूम रही है, और घूमते हुए स्टेबल कैसे है, स्थित कैसे है। जैसे कोई भी चीज जब भूलती है, अब हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जाएंगे, मैथ्स और फिजिक्स हमें यूज करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे कि जैसे फिजिक्स में होता है, यहाँ पे आया डायगोनल मोशन। तो पृथ्वी जब घूमती है, कोई भी बॉडी जब घूमती है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। आप हैं, जैसे सुबह उठे हम, उठकर जब हम काम करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं हम बड़े स्वस्थ लगते हैं, बड़ा एनर्जीफुल होते हैं हम, लेकिन जब हम काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी लूज होती है, और जैसे जैसे हमारी एनर्जी लूज होती है तो हमारी काम करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। सेम चीज
हम ग्रहों के बारे में देख सकते हैं। ग्रह जो होते हैं वो उनकी अपनी चाल होती है, प्लस वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि इस तरह की जो गति है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, माने वो कैसे घूम रहे हैं, कैसे स्टेबल हैं, क्यों नहीं गिर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो ग्रह अध्याय से में दी गई हैं कि कैसे ये सब चीजें पॉसिबल हो रही हैं। ग्रहों के बारे में, ग्रहण के बारे में, और फिर से वही ग्रहों के उदय और अस्त के बारे में, मून के जो डिफरेंट उनकी पुच्छ बोलते हैं, जैसे धूमतारा वगैरह है तो वो मून के का जो होते हैं वो उसके बारे में, और कई कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शन माने संयोजन, ग्रहों का संयोजन होता है। जैसे अभी हमने 2-3 घटनाएं हमारे 1920 और 2020 और 21 में तो हमने कई सारे ऐसे कंजक्शंस देखे ग्रहों के कि 5-5 ग्रह एक साथ आ गए, है ना। तो ये संयोजन जो होते हैं ग्रहों के, खगोल शास्त्रीय संयोजन, उनके बारे में इन्होंने बताया था। उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा का जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन है, मैं जैसा अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था वराहमिहिर में कि मून का अपना कोई लाइट नहीं होती है, चंद्रमा की अपनी कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। तो वो कैसे, क्या पॉसिबिलिटी है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से प्रकाश ले रहा है, फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, माने उसको दे रहा है हमें। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशंस कहलाती है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, एक दूसरे पर निर्भरता कैसे है और कैसे ये काम चल रहा है, उसके बारे में ग्रह अध्याय के चैप्टर 1 से लेके 13 तक दिया गया है। फिर गोला अध्याय, गोल के बारे में, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है इसके बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेनेटरी मोशन, है ना, ग्रहों की चाल के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे दूरदर्शी टेलीस्कोप वगैरह जो होते हैं, जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, आजकल तो बहुत ही ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं खगोल शास्त्र के, उनके बारे में गोलाध्याय में इन्होंने जानकारी दी थी। इसके अलावा स्फीयर्स, एम्फेसाइजेस ऑन करेक्शंस एंड रिजेक्शंस ऑफ फ्लॉड प्रिंसिपल, तो जो दोषपूर्ण प्रिंसिपल थे पुराने, उनको इन्होंने सही करके उस पर जोर डाला। माने अगर कोई चीज किसी ने गलत बता दी है तो उसको सही करके, क्योंकि जैसे सपोज पुराने जमाने में जितनी जानकारी होती थी उसके हिसाब से लोग बताते थे, फिर जानकारियां बढ़ती गई, खोज होती गई, जैसे जैसे खोज होती गई वैसे वैसे हम लोग उस पुरानी चीज के शब्दावली को बदलकर अपने हिसाब से सही बनाते गए। तो करेक्शंस एंड रिजेक्शंस, गलत को हटाना, सही को बढ़ाना, इस तरह से उन दोषपूर्ण प्रिंसिपल्स को सही कर करके इन्होंने गोल अध्याय में चैप्टर 14 से लेकर 22 तक बताया है। लल्ला ऑल्सो ऑथर्ड द सिद्धांतिका, तो सिद्धांत तिलाका जो है दैट इज ऑल्सो ए बुक, वेरी नॉलेजेबल बुक। तो खगोल शास्त्र की इस तरह से अब हम कई बुक्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ये आज का हमारा रेफरेंसेस भी मान लो कि ग्रह अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा, गोलाध्याय से भी लेना पड़ेगा कुछ मटेरियल। तो ये सारी चीजें हमें खगोल शास्त्र के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज भास्कर सेकेंड, ठीक है, 1114 करंट एरा के हैं ये, और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि बुक दी, और एक थी करण कुतूहल। ये दोनों ही किताबें आज के युग की एक तरह से मान लीजिए हेड ज्वेल ऑफ एक्यूरेसी जो दिया गया है इसमें, ऑथर्ड सिद्धांत शिरोमणि दैट इज हेड ज्वेल ऑफ एक्यूरेसी, एंड करण कुतूहल कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स। तो भास्कर सेकंड ने, अब इतने सारे जब हम एस्ट्रोनॉमर्स को पढ़ चुके हैं तो भास्कर सेकंड ने हमें सारी चीज़ों के करेक्शंस के साथ एक बहुत अच्छी बुक दी, ये हम लोगों को यूज़ भी करना पड़ेगी, सिद्धांत शिरोमणि पढ़ना चाहिए हमें। इसमें सारी एक्यूरेसी का मतलब सही, हेड ज्वेल ऑफ एक्यूरेसी, सही गणनाओं का एक गहना है ये। और करण कुतूहल जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स के बारे में, खगोल शास्त्रीय जो वंडर्स हुए हैं, बहुत आश्चर्यजनक चीजें जो हुई हैं उसके कैलकुलेशंस के बारे में करण कुतूहल में, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि करण कुतूहल बुक इसलिए दी गई थी, उन्होंने बताई थी। एंड रिपोर्टेड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लेनेटरी पोजीशंस, कंजक्शंस, एक्लिप्सेस, कॉस्मोग्राफी, geography, mathematics and astronomical equipment used in his research at the observatory in Ujjain, which he headed. तो जो भास्कर सेकंड थे, आज भी है वेधशाला है उज्जैन में,
उसको इन्होंने, उस वेधशाला के ये हेड थे वहां पर उज्जैन में, और वहीं इन्होंने अपना रिसर्च वर्क, जो भी इन्होंने खोज की, रिसर्च वर्क किया। और आप देख सकते हैं कि इनका रिसर्च जो था वो कितना डिफरेंट सब्जेक्ट को मिक्स करके बनाया था। कॉस्मोग्राफी भी पढ़ी इन्होंने, जियोग्राफी भी पढ़ी इन्होंने, एक्लिप्सिस और कंजक्शन तो खैर खगोल शास्त्र में आ ही जाते हैं। मैथमेटिक्स भी इन्होंने इकट्ठा की है, पढ़ी है, उसकी जानकारी के सब चीज को इकट्ठा करके उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, इसीलिए इनकी जो सिद्धांत शिरोमणि है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। पूरा उसमें कैलकुलेशंस आपको करने को मिलेगी कि तारों की दूरी, सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो इस तरह से ये सारी किताबें और ये सब हमको अगर मिलती हैं तो हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में एक और एस्ट्रोनॉमर है हमारे श्रीपति। ये जो है ये ब्रह्मगुप्त स्कूल के थे, ब्रह्मगुप्त स्कूल में इन्होंने उसको फॉलो किया, और सिद्धांत शेखर एक बुक इन्होंने पब्लिश की, उसके ऑथर हैं ये। और इसके अलावा इस बुक में इन्होंने 20 चैप्टर्स की ये बुक है, और उसमें मून सेकंड इन इक्विटी, तो मून के जो बारे में इन्होंने सारे जानकारी हमें दी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एस्ट्रोनॉमर है दैट इज महेंद्र सूरी। महेंद्र सूरी ऑथर्ड द यंत्र राज, the king of instruments, written in 1370 CE, a Sanskrit work on the astrolabe itself introduced in India during the reign of 14th century तुगलक डायनेस्टी। जब तुगलक डायनेस्टी थी हमारे इंडिया में, उस वक्त इन्होंने संस्कृत बुक निकाली यंत्र राज करके, और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इन्होंने, माने इनका जो स्टडी रही है वो इंस्ट्रूमेंट्स की रही है, कि जो भी लैब में हम अगर एस्ट्रोनॉमी पर काम कर रहे हैं तो एस्ट्रो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने यंत्र राज में पूरा जानकारी हमें दी है। इसके अलावा प्रेजेंट्स अ फंडामेंटल फॉर्मूला अलोंग विद अ न्यूमेरिकल टेबल फॉर ड्राइंग एंड एस्ट्रोलैब ऑल्दो द प्रूफ इटसेल्फ हैज नॉट बीन डिटेल्ड। तो इन्होंने जो काम किया, इन्होंने काफ़ी सारी टेबल वगैरह बनाई कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, और बहुत ज़्यादा वो करेक्शन के साथ नहीं थी, प्रूफ मतलब बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, बहुत इनकी जो नॉलेज थी वो थोड़ी सी कम रह गई थी। बट इट वॉज वैल्यूएबल, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करते हैं, पर वो वेस्ट नहीं होती है, हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, पर फ्रूटफुल नहीं थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें काफ़ी करेक्शंस थी इस वजह से। इसके अलावा महेंद्र सूरी ऑल्सो एक्सप्लेन द नोमोन इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट्स एंड एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इन्होंने कुछ सूक्तियां दी जिसमें ग्रहण के समन्वय के बारे में, और इक्वेटोरियल मतलब विषुवतीय और दीर्घवृत्तीय, ये समन्वयन कैसे है, जो आज हम अक्षांश देशांश ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने नॉलेज हमको दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है नीलकंठन सौम्य जी। नीलकंठन सौम्य जी जो है, इन्होंने आर्यभट्ट के ही मॉडल को रिवाइज किया, और उसके अलावा प्लैनेट्स मरकरी और वीनस का जो मॉडल है, मैंने आर्यभट्ट ने जो मॉडल दिए थे इन ग्रहों के, उसको इन्होंने रिवाइज किया, उसके बारे में और ज़्यादा हमें जानकारी दी। हिज इक्वेशन ऑफ द सेंटर फॉर दीज प्लैनेट्स रिमेन द मोस्ट एक्यूरेट अंटिल द टाइम ऑफ जॉन कैपलर इन द 17th सेंचुरी। जॉन कैपलर जो है ये फिजिसिस्ट हैं 17th सेंचुरी के। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, कैपलर के नियम पढ़ते हैं हम लोग, वो नियम तो बाद में दिए गए, उसी चीज़ को इन्होंने अपने अध्ययन में हमें बता दिया था। 1444 से 1544 इनका है लाइफ, तो उस ड्यूरेशन में ही इन्होंने उस चीज़ को बता दिया था, मैंने उन्होंने अपनी कैलकुलेशन दी थी, जो बाद में जाके जॉन कैपलर ने उसी चीज़ को बताया था, सही निकली थी जॉन कैपलर के उससे। हम आज भी उनको कैपलर के ग्रहों के वो नियमों के नाम से ही पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पहले ही नीलकंठन सौम्य जी ने दी हुई थी। नीलकंठन सौम्य जी इन हिज आर्यभट्ट भाष्य ए कमेंट्री ऑन आर्यभट्टा's आर्यभट्टिया developed his own computational system for a partially heliocentric planetary model।
तो जो इन्होंने भी आर्यभट्ट के काम पर, जो उनकी बुक थी आर्यभट्टिया, उस पर ही काम किया और आर्यभट्ट भाष्य लिखा, और उसके अंदर उन्होंने वही गणनाएं बताई जो हीलियोसेंट्रिक प्लेनेटरी मॉडल, जो ग्रहों के जो मॉडल थे उसके बारे में ही इन्होंने भी गणनाएं दी। ही ऑल्सो ऑथर्ड अ ट्रीटाइज टाइटल्ड ज्योतिर्मीमांसा, stressing the necessity and importance of astronomical observation. He obtained the correct parameters for computation. मतलब जो गणनाएं हैं उसके पैरामीटर्स इन्होंने निकाले। तो एक गणितीय गणनाओं के बारे में इन्होंने हमें बताया, खगोलीय गणनाओं से रिलेटेड इन्होंने भी काम किया। नेक्स्ट है अच्युत पिसराती। अच्युत पिसराती जो थे, इन्होंने हमें जो बुक दी डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू प्लैनेट्स, सही ग्रहों के, जो सत्य ग्रह हैं जो हम जानते हैं जिन ग्रहों को, उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक स्फुट निर्णय करके किताब दी, और उस स्फुट निर्णय में उन्होंने इन ग्रहों की सही जानकारी हमें दी और उनके एग्जिस्टिंग नोशंस, एलिप्टिकल करेक्शंस टू एग्जिस्टिंग नोशंस के बारे में हमें बताया। माने जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों की दीर्घवृत्तीय स्थिति के बारे में हमें इन्होंने बताया था, कौन सा ग्रह उस दीर्घवृत्त में कहाँ स्थित है इसके बारे में इन्होंने हमें बताया था। हिज अनदर वर्क कर्णोत्तमा डील्स विद एक्लिप्सिस। तो जो कर्णोत्तमा था, कर्णोत्तमा के नाम से जो बुक है उसमें इन्होंने ग्रहण के बारे में बताया, और उसके अलावा सन एंड मून के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो उसमें एक और एस्ट्रोनॉमर के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने भी इसी बारे में बताया था, ब्रह्मगुप्त वगैरह ने। तो इन्होंने भी उसी चीज़ पर काम किया, क्योंकि ये भी एक तरह से आर्यभट्ट बेस्ड ही हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स के बारे में, सही प्लैनेट, सत्य प्लैनेट्स और जो मीन प्लैनेट्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। उसके अलावा इनका जो नेक्स्ट बुक था वो है उपराग क्रियाकर्म। उपराग क्रियाकर्म जो है वो ग्रहण की गणनाओं के बारे में है, और इसके बारे में उन्होंने हमें कैलकुलेशंस के बारे में बताया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब हम फिर से अपने सब्जेक्ट की तरफ, मेन सब्जेक्ट की तरफ फोकस करेंगे, गैलेक्सीज। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम की क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने इसीलिए थोड़ी सी स्लाइड उस वक्त भी आपको शो की थी कि ताकि आप अपने टॉपिक पर थोड़ा सा आए। हमने अभी इतने सारे एस्ट्रोनॉमर्स को सुना, पढ़ा, और हम थोड़े थोड़े वर्ड्स को तो जान ही गए होंगे कि तारे हैं, आकाश है, तो ये सब चीज़ें बने कैसे, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, ये बने कैसे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि गैलेक्सीज, देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज, है ना। ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। माने गैलेक्सी क्या है, इसको हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं। तो आकाशगंगा एक बड़ा तारों का समूह है जो कि गैस और डस्ट, है ना। ये माने स्टार, अगर हम एक तारे की बात करते हैं तो तारा क्या है, उसमें गैस है और बहुत सारी धूल मिट्टी है, जो ग्रेविटी के कारण, जो एक बल के कारण, एक आकर्षण के कारण इकट्ठा हो गया। तो वो जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड स्टार्स, है ना। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स इज गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होती है वो कई तरह की होती है। तो यहाँ हम 3 तरह की देख सकते हैं, लेंटिकुलर, एलिप्टिकल एंड स्पाइरल। तो देर आर एट लीस्ट 80 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। उस ब्रह्मांड में हम जो पढ़ रहे हैं, ये किताब, किसी किताब से लिया, और ये काफी पुराने हैं जानकारी, हो सकता है अब और बढ़ गई हों, क्योंकि आकाशगंगाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, अभी आगे हम देखेंगे, ये भी अब आगे ही आगे जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं, चलती जाएगी, और उसके चलने से कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा। अभी मैंने बताया था कि जब कोई चीज चलती है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है। जब वो एनर्जी रिलीज करती है तो कहीं ना कोई चेंज तो आएगा, तभी तो वो घूम रही है। क्योंकि अगर वो बराबर से एनर्जी रिलीज करेगी तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाना चाहिए,
एनर्जी खत्म तो नहीं हो रही है, आज भी पृथ्वी अपनी उसी स्पीड से चल रही है, आज भी दिन और रात हो रहे हैं, आज भी मौसम हो रहे हैं, ऋतुएं बन रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस चीज पर बेस्ड हैं, क्यों ये सब चीजें चली जा रही हैं? तो कोई ना कोई तो ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो ये 3 टाइप्स की गैलेक्सीज होती हैं। लेंटिकुलर गैलेक्सी का मतलब होता है अपारदर्शी गैलेक्सी आकाशगंगा, एलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्तीय आकाशगंगा, और स्पाइरल मतलब होता है सर्पिल। तो ये 3 शेप एक तरह से बताए गए हैं, आकार हैं हमारी आकाशगंगाओं के। पहली आकाशगंगा अपारदर्शिता है, अपारदर्शी आकाशगंगा है, दूसरी दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा है, और स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार सांप के जैसी आकाशगंगाएं हैं। और हमारे यहाँ हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 80 अरब आकाशगंगाएं उपस्थित हैं, मोर देन, है ना। अब तो हम एटलीस्ट नहीं बोल सकते, हम काफी सारी बोल सकते हैं ना। 80 बिलियन गैलेक्सीज। ये आप देख सकते हो, एक डायग्राम है लेंटिकुलर गैलेक्सी। अपारदर्शी मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन लंबी लंबी से है, स्पाइरल विदाउट स्पाइरल स्ट्रक्चर, है ना। ये हम देख रहे हैं ना कि लंबी लंबी आकाशगंगा दिख रही है लेकिन स्पाइरल प्रॉपर नहीं दिख रहा, सर्पिलाकार है वो लेकिन हमें दिख नहीं रही है, इसीलिए उसको केवल अपारदर्शी स्पाइरल हम कह सकते हैं, लेंटिकुलर गैलेक्सी। नेक्स्ट एलिप्टिकल, आप ये देख सकते हो कि ये जो शेप है वो दीर्घ वृत्ताकार, गोल नहीं है, गोल को थोड़ा सा खींच दिया गया है, अंडाकार बन गया वो, है ना। दीर्घ वृत्त मतलब एक अंडा, अंडा के आकार का होता है। तो एलिप्सोइडल शेप लुक्स लाइक अ कॉस्मिक फुटबॉल, कंटेन लिटिल और नो इंटरस्टेलर मैटर। इसके अंदर कोई इंटरस्टेलर मैटर नहीं है और ये हमें एक फुटबॉल के, कॉस्मिक फुटबॉल के तरह से दिखाई देता है, दूर से हमें फुटबॉल की तरह से दिखाई दे रही है। दैट इज दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, एलिप्टिकल गैलेक्सी। ये आप देख सकते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल मतलब होता है जैसे सांप होता है ना, सांप की तरह की ये है एक, उसमें एक बीच में एक बल्ज भी है, उभार भी है, वो एक क्या कहते हैं, बीन के आकार की हो गई, है ना। और अगर हम उसको बीच में से काट के देखें तो हमें ये इस तरह से उसके ये आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये लार्ज फ्लैट डिस्क विद स्पाइरल आर्म्स, स्पाइरल आर्म्स के थ्रू ये हम देख सकते हैं, इस तरह की स्पाइरल गैलेक्सी है। नाउ द मिल्की वे, दिस इज अ टाइप ऑफ गैलेक्सी। मिल्की वे एक आकाशगंगा का नाम है जो कि स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार आकाशगंगा है जिसके कि हम एक हिस्से हैं, माने हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। और ये एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है और इस आकाशगंगा में ही आवर सन इज वन ऑफ द सेवरल बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो एक तारा है वो, जो सबसे बड़े तारों का समूह है, सेवरल बिलियन स्टार्स, इसमें कितने हैं, लाखों अरबों, है ना, कई अरबों तारों का ये एक समूह है मिल्की वे। और इसमें से एक बड़ा तारा है सूर्य, मिल्की वे का एक बड़ा तारा। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, आप, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। दैट इज अ डिस्क। डिस्क हमने देखा होगा, एक एक प्लेट जैसा है, दिख रहा है ना, जब हम इसको बीच में से काट के अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो एक बीच में ये एक प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है, मेड अप ऑफ मेनली यंगर स्टार्स दैट आर 1 मिलियन टू 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इसके जो तारे हैं आप देख सकते हैं कि एक 1 लाख 10 लाख से लेके और 10 बिलियन 10 अरब साल पुराना हमारा ये स्पाइरल गैलेक्सी है, इसमें इतने पुराने पुराने तारे हैं। बल्ज एट द कोर, हाई डेंसिटी, टेंड टू कंटेन वेरी ओल्ड रेड स्टार्स। इस गैलेक्सी में कोर का मतलब होता है बीच में, मध्य में, मध्य में एक बल्ज है, बल्ज मतलब एक उभार है। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था जो जैसे सपेरे के पास बीन होती है, बीन के दोनों तरफ पतले होते हैं, बीच में वो बड़ा मोटा सा उभार होता है। तो इसी तरह से हमारी गैलेक्सी में बीच में एक उभार है। और क्यों, क्योंकि वहां की जो डेंसिटी, वहां की जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है ना। और सबसे पुरानी हमारी गैलेक्सी है जो कि लाल तारों से बनी हुई है। कितनी ओल्ड है, 10 बिलियन ईयर से भी ज्यादा। 10 बिलियन का मतलब हो गया 10 अरब
सालों से भी पुरानी हमारी गैलेक्सी है ये, स्पाइरल गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, और जो लाल तारों से बनी हुई है। हेलो सराउंड्स द डिस्क मेड अप ऑफ लो डेंसिटी ओल्ड स्टार्स एंड डार्क मैटर। तो बीच में तो यंगर स्टार्स हैं डिस्क में, उसकी में बीच में, और उसके जो चारों तरफ हैं, साइड साइड्स में है, या हम कहें कि बाहर के लेयर में, अंदर की लेयर में यंग स्टार्स होते हैं, रेड स्टार्स होते हैं, और बाहर की लेयर में ओल्ड स्टार्स होते हैं, जिनकी डेंसिटी भी, घनत्व भी कम हो जाता है, और मैटर जो होता है इसका वो डार्क होता जाता है। क्योंकि जब नई चीज होती है, जैसे आग होती है, आग जब जलाते हैं येलो से रेड हो जाती है, और रेड के बाद में फिर से वो धीमी धीमी होती जाती है ना, काली काली होती जाती है राख। तो इसी तरह से हमारी जो गैलेक्सी है उसमें बीच में सबसे ज्यादा घनत्व है, ज्यादा घनत्व होने की वजह से वहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहां का रंग लाल है, वहां पे लाल तारे हैं। और जैसे जैसे वो दूर जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, वो क्या होता है, वहां की डेंसिटी कम होती जाती है, जैसे राख हल्की होती जाती है, पुराने तारे उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो उसका रंग होता है वो डार्क हो जाता है, काला जैसा होने लग जाता है। इस गैलेक्सी में हमारा जो सन है इज इन द ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे। तो अभी मैंने बताया था कि सर्पिलाकार जो गैलेक्सी है, इस आकाशगंगा में आर्म्स हैं, ये आपको दिख रही होंगी, कुछ हाथ जैसे दिख रहे हैं, जैसे केकड़े के हाथ होते हैं, या स्टारफिश के हाथ होते हैं, ऐसे कुछ ये लाइनें दिख रही हैं, हाथ जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इसी हाथ में हमारा ये जो सूर्य है वो एक स्थित है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा के एक आर्म में, एक हाथ में, ओरियन हाथ में हमारा सन है, और 2/3 ऑफ द वे फ्रॉम सेंटर ऑफ द मिल्की वे, माने उसके केंद्र से कम से कम 2/3 भाग दूर है। ठीक है, सन स्थित है। जो सबसे पास का हमारा जो पड़ोसी है, मिल्की वे का जो पड़ोसी है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, वो मिल्की वे की नेबर है, पड़ोसी है, और जो कि मिल्की वे जैसी ही है, मतलब स्पाइरल ही दिखाई देती है, जो कि 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे एंड अप्रोचिंग अस एट 670,000 माइल्स एन आवर। माने हमारे जो पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा है वो हमसे कितनी दूर है, 2.2 मिलियन, 2.2 लाख प्रकाश वर्ष, ये उसका दूरी का मात्रक है, लाइट ईयर। वो हमसे इतनी दूर है, और लेकिन वो रुकी हुई नहीं है, वो भी चल रही है, और कितनी स्पीड से चल रही है, 670,000 माइल्स एन आवर। इतनी दूरी को वो, इतनी मील दूरी को वो 1 घंटे में कवर करके हमसे, हमारे पास में घूम रही है। नाउ मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम अपनी गैलेक्सी के बारे में थोड़ा और देखें। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर यानी रचना पढ़ेंगे, वो कैसे बनी, और पड़ोसी के बारे में वैसे अभी हमने अभी जाना, और थोड़ा सा जानेंगे। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिल्की वे जो बना है वो मिल्क ऑफ हीरा फीडिंग हर्कल्स। तो जो हर्कलस थे वो उनकी माँ का नाम हीरा, और उसके मिल्क से बनी है ये मिल्की वे। मतलब माइथोलॉजी, मतलब धर्म से अगर हमने इसको रिलेटेड किया तो इसलिए इसका नाम मिल्की वे बना है, क्योंकि दिस इज बिकम फ्रॉम द मिल्क ऑफ हीरा। ठीक है, वो उसको फीड करा रही थी, तो उसका दूध जो गिरा उससे ये मिल्की वे बन गया, उसका रास्ता बन गया ना। तो 1610 में गैलीलियो रियलाइजेस दैट द मिल्की एस्पेक्ट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। गैलीलियो ने ये बताया कि मिल्की जो वो बोला है हमने, ये लाखों तारों का इकट्ठे होने की वजह से ये दूध की धार जैसा बन गया। मिल्की वे बोला ही इसलिए गया क्योंकि दिस इज वाइट लाइक मिल्क, दूध जैसी सफेद है ये। और सफेद कैसे बन गई, तारों के समूह की वजह से, तारों की रोशनी की वजह से ये एकदम सफेद है, इसीलिए इसका नाम मिल्की वे दिया गया है। अब इसकी जो सही डेफिनेशन है, ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, दैट इज डिम ग्लोइंग बैंड arching across the night sky whose individual star cannot be distinguished by the naked eye। हमें केवल, जैसे ट्यूबलाइट हम देखते हैं घरों में, एक ट्यूबलाइट है, वाइट रोशनी हमें मिल रही है, पर हमें ये नहीं पता कि ये रोशनी, उसके अंदर एक गैस भरी हुई है, उसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है, और उस गैस के
लाखों एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो परमाणु चार्ज हो जाते हैं, लाइट जैसे हम ऑन करते हैं वो चार्ज हो गए और हमें वो रोशनी दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमें ट्यूबलाइट के में अंदर भरी हुई गैस के परमाणुओं की वजह से रोशनी दिखाई दे रही है, इसी तरह से जो मिल्की वे आकाश गंगा है, वो आकाश गंगा बहुत सारे तारों से बनी हुई है, और वो तारों का जो प्रकाश है वो रात में हमें एक हल्का सा एक बैंड जैसा दिखाई देता है, एक लाइन जैसी, आप चित्र में ये देख सकते हैं, एक लाइन जैसी दिखाई देती है जो कि बहुत सारे तारों से बना हुआ है, लेकिन हमें वो आंख से तारे नहीं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हमें केवल वो एक रोशनी दिखा रही है, जैसे एक ट्यूबलाइट हमें दिख रही है, उसके अंदर के परमाणु हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज मिल्की वे। और disc shaped structures of stars, gas and dust in which the solar system is located viewed from inside। अगर हम इसको अंदर घुस के इसके अंदर जाएंगे तब हमें डिस्क शेप्ड, डिस्क मतलब एक प्लेट जैसे हमें बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, बहुत गैस है उसमें, धूल है, और ये सब हमें कहाँ से, और हमारा सोलर सिस्टम भी उसी के अंदर स्थित है। तो ये है हमारी मिल्की वे। और आज के लिए हम इसको केवल इतना ही जानते हैं, मॉडर्न इन डेफिनेशन इसकी क्या है, द मिल्की वे आवर गैलेक्सी, माने हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। तो कैसे इसकी ये डेफिनेशन क्यों क्यों बताई गई? 1785 में विलियम हर्शल ने ही ट्राइज टू डिटरमाइन इट्स शेप बाय स्टार काउंट्स, उन्होंने इसमें उपस्थित तारों को गिनकर उसके शेप को बताने की कोशिश की थी 1785 में, लेकिन वो नहीं बता पाए, बिकॉज दो रीजन थे उसके। एक तो तारों के हमें दूरी नहीं पता थी, जो तारे हैं हमसे कितनी दूर है हमें नहीं पता है, और सोलर सिस्टम अज्यूम्ड क्लोज टू द सेंटर। तो ये माना गया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे आकाशगंगा के सेंटर में है, सेंटर के बिल्कुल पास है, इसी वजह से हम उसको नहीं पता लगा पाए कि कितना, माने हम बीच में हैं तो हमारे दोनों साइड्स में कितनी दूर तक गई है ये आकाशगंगा, उसका पता वो नहीं लगा पाए थे। दिस वाज अ ड्रॉबैक्स, है ना। इसके बाद 1930 में रॉबर्ट ट्रम्पलर स्टडीड द इफेक्ट ऑफ डस्ट एंड अ मच मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ अवर गैलेक्सी, माने अभी भी खोज चल रही है, और ट्रम्पलर जो थे उन्होंने ये बताया कि ये जो डस्ट है इस मिल्की वे में, इस डस्ट का क्या इफेक्ट है, और उन्होंने अपनी गैलेक्सी के शेप को थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश की, मतलब अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हो एक आकाशगंगा का जो हर्शल ने दिया था वो स्ट्रक्चर कैसा था। तो एक बीन को लंबा करके अगर हम दूर से देखेंगे तो बीच में बहुत मोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन हम जैसे जैसे इसके पास आते गए तो ये हमें बीच का हिस्सा अपना दिखाई देता गया, और हम लोग बहुत सेंटर के ही पास हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो। इसके बाद में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके अंदर। 200 बिलियन स्टार्स हैं, गैस है, डस्ट है, मतलब ये हम लोग पढ़ते ही जा रहे हैं कि इसका मास 10⁻11 है ना, स्पाइरल है ये। तो ये सारी चीज़ें हमारे, और सन भी देखो लाइट ईयर कितने, 26,000 लाइट ईयर फ्रॉम द सेंटर। मिल्की वे का जो सेंटर है उससे सूर्य कितनी दूर है हमारा, 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसके ऑर्बिट्स जो है वो इतने साल पुराने हैं। तो ये सारी चीजें मिल्की वे के बारे में, पोजीशन ऑफ द सन इन द मिल्की वे, ये सन है हमारा मिल्की वे में, ठीक है। इसके बाद में इसका और स्ट्रक्चर के बारे में देखो, गैलेक्टिक बल्ज है ना, ये इसका जो बड़ा सा शेप है, उभार है, वो कैसा है ना, ये सारे हम इन डायग्राम से पता लगा सकते हैं। गैलेक्टिक डिस्क जो गैलेक्सी के पार्ट है, इसीलिए हम इसको गैलेक्टिक बल्ज, माने उस आकाशगंगा का उभार। गैलेक्टिक हैलो मतलब उसके साइड्स की जो आर्म्स वगैरह हैं कैसी हैं, है ना, ये आप देख सकते हो नीचे वाले चित्र में कि डिस्क है उसकी कैसी है, सन की लोकेशन इसमें बताई, बल्ज ये उभार बताया, है ना, उससे आस पास का वातावरण जो बता रहे हैं, ग्लोबुलर क्लस्टर्स, माने ये सब गैलेक्सी के आसपास की चीजों के बारे में डायग्राम्स के थ्रू हमको बताया गया, उसके संरचना के बारे में, आकाशगंगा की संरचना, हमारे हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसकी संरचना। तो ये सब सारी जो जानकारी है
ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे पास नहीं ज़रूरत है इसकी, बट आई जस्ट टेलिंग यू टू नो दिस कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसका डायमीटर कितना है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में बहुत नहीं आती क्योंकि ये मेनली फिजिक्स से रिलेटेड है। तो लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। ये गैलेक्टिक हैलो आप देख सकते हो, है ना, ये सब, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका। तो एक गैस क्लाउड था, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। उसमें गैसेस थी, हीलियम है, हाइड्रोजन है। अगर आपको साइंस थोड़ी सी पढ़ी है तो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, माने सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर, बहुत सारे तत्व हैं। उनसे उनके इकट्ठे होने की वजह से एक बहुत बड़ा गैसों का बादल बना, और उस बादल में एक जैसे बादल गरजता है, फटता है, बहुत तेजी से एक बादल फटा। बादल फटने की वजह से उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकली, और उस एनर्जी से बनी हमारी मिल्की वे। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगी। ये डायग्राम आप देखिए, ये देख सकते हो आप, कितना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब साल पुराना है ये जो था पीछे का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, इसका ये छोटा सा हिस्सा था, इससे ये डार्क एजेस, मतलब ये सब पुराना था। इसमें एनर्जी धीरे धीरे आती गई, बढ़ता गया ये, और इसमें विस्फोट होते गए, बहुत सारे विस्फोट होते गए, और धीरे धीरे हमारी गैलेक्सी जो थी वो फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, और वो फैलाव आज भी चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पृथ्वी की उम्र जो है वो लिमिटेड है, सूर्य की उम्र जो है वो लिमिटेड है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो आकाशगंगा है वो आज भी चल रही है, उसमें आज भी विस्फोट होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं, है ना। हम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, सारे ग्रह एक दूसरे, जैसे प्लूटो था, प्लूटो को हमारे ग्रहों से क्यों हटाया गया? क्योंकि वो धीरे धीरे दूर होता गया, और वो सबसे छोटा क्यों था? क्योंकि सबसे दूर था, और वो हमारे क्या कहना चाहिए, इफेक्ट से दूर जा रहा है, इसीलिए उसको फिर ग्रहों से हटा दिया गया, है ना? ये चीज, और ये सारा उसका बनने की तरीके, ये सब डायग्राम है सारे इसके। तो मैंने केवल इसी वजह से दिए हैं स्लाइड्स, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए, है ना, कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, दिस इज, ये एक्सप्लोजन जो हुए हैं यही बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। ये जो सारा एक्सप्लेन मैंने किया ना, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन बिग बैंग थ्योरी। और ये हमारा जो यूनिवर्स है वो दो तरह से है। जो हमारे फ्यूचर में जो प्रोसेस हो रही है, जो आज भी एक्सप्लोजन चल रहे हैं, वो दो तरह से होंगे। एक तो ओपन यूनिवर्स बनाएंगे, और दूसरा क्लोज्ड यूनिवर्स बनाएंगे। ओपन यूनिवर्स का मतलब होगा कि जो गैलेक्सी विल कंटिन्यू रेसिंग आउटवर्ड, एंड देयरफॉर द यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू एक्सपांड अंटिल ऑल स्टार्स डाई ऑफ। दूर जाते जाएंगे, एक्सप्लोजन होते रहेंगे, बाहर की तरफ जाते जाएंगे, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि सारे तारे खत्म नहीं हो जाते। दैट इज कम्स इन ओपन यूनिवर्स, है ना। तो ओपन यूनिवर्स में क्या होगा, जो खत्म होगा, तो ये सारा टोटल एम्प्टीनेस, मतलब सब चीज खाली हो जाएगी, उसमें कहीं कुछ भी चीज नहीं रहेगी, है ना? और जो उसका आकृति होगी, ये एक सैडल शेप्ड, सैडल शेप्ड मतलब काठी के आकार की, जो वो होती है ना, लकड़ी जो मुड़ जाती है, वो उस तरह के आकार की हमारी गैलेक्सी बन जाएगी। दैट इज ओपन यूनिवर्स। और अगर हम क्लोज यूनिवर्स के बारे में फ्यूचर को देखते हैं, तो जो एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स विल फाइनली कम टू अ हॉल्ट। ग्रेविटी विल पुल द गैलेक्सीज बैक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं की तरफ ये अट्रैक्शन की वजह से चला जाएगा, और इसके अंदर का जो मैटर है, उसके जो भी पदार्थ हैं, और उसकी ऊर्जा जो है वो पास पास आती जाएगी, और वापस से वो एक इकट्ठा हो जाएगा, बिग क्रंच बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी के ये दो तरह के मॉडल्स फिर उन्होंने फ्यूचर के लिए बताए गए हैं, कि या तो वो ओपन यूनिवर्स में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर वो क्लोज यूनिवर्स में कन्वर्ट हो सकती है। और द बिग बैंग में आकर वंस एवरी 80 to 100 बिलियन ईयर्स। ये कितने बिग बैंग हो सकता है, कितने सालों में एक बार? 80 से 100 अरब सालों में एक बार होता है। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मतलब कुछ इसके भी मतभेद हैं, विपरीत चीजें हैं जो बता रहे हैं वो गलत है। जैसे कि
इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी एनर्जी है। ये हमने भी अभी कहा कि इतनी एनर्जीज हैं इकट्ठी होती हैं और उसमें एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। तो most of the universe is empty space, a vacuum which is defined as a volume containing no particles, force fields nor waves. Vacuum has no energy. So the Big Bang theory requires both in its early phases and in its later phases that the vacuum must have some energy. तो आज भी हम जब देखते हैं स्पेस में जो लोग जाते हैं वहां पे वैक्यूम है ना। हमारा जो वजन है वो हर जगह जगह स्पेस में जाने पर अलग होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों है? कोई एनर्जी नहीं है, जबकि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जब होगी तभी एक्सप्लोजन्स होंगे और तभी चलते रहेंगे हम लोग, है ना। तो दिस वन इज द बिग कॉन्ट्राडिक्शन टू बिग बैंग थ्योरी। The law of conservation of energy demands that energy cannot be created nor destroyed. तो वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात उत्पन्न होना, कोई भी चीज नहीं है वहां, खाली है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है, और एनर्जी है हमारी गैलेक्सी में, और एनर्जी जो होती है वो ना तो बनाई जा सकती है ना उसको खत्म किया जा सकता है, किसी ना किसी रूप में वो बदलती रहती है। तो अगर वैक्यूम है इसका मतलब वहां एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो मतलब ये बिग बैंग थ्योरी के अगेंस्ट है ये बात, ये सही नहीं है। Too complex, too early. The universe has too many large structures to be created in 10 to 20 billion years. We know the rate of expansion, thus we can get a rough estimate on how long it would take for them to form. कोई भी आकाशगंगा बन रही है, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते रहना चाहिए, बनते रहते ही हैं, है ना, क्योंकि एक्सप्लोजन्स तो चलते रहते हैं, गैलेक्सीज हो रही हैं, बन रही हैं कुछ ना कुछ। हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा जो पुराने जमाने में थे कि स्काई लैब आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कोई ब्रह्मांड से कोई पत्थर आ रहा है, कोई तारा गिर रहा है, ऐसे हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब आकाशगंगा के एक्सप्लोजन्स के रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इतनी ज्यादा पुरानी है कि इसके बारे में कोई भी चीजों को बताना, बहुत सही बताना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी के भी बहुत सारे कमियां निकाली गई। फिर उसके बाद उसके ऑल्टरनेट थ्योरीज भी दी गई, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे जो इसके ऑल्टरनेट थ्योरी दी गई, उसके 3 फॉर्म थे कि ये क्लोज्ड है, मतलब स्फीयर की तरह से है, जो गैलेक्सी है वो स्फीयर की तरह से बंद है, तो आप कोई चीज घुमा रहे हो तो वो गोल गोल घूमेगी, कहीं ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, ऐसा आइंस्टीन ने बताया। ट्रेवल फार इनफ एंड यू ऑलवेज कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो गोल कोई चीज होती है तो वो फिर बाहर नहीं जा सकती है, वहीं की वहीं गोल गोल घूमती रहती है। द यूनिवर्स विल स्लो डाउन, स्टॉप, देन रिवर्स डायरेक्शन कॉजिंग अ न्यू बिग बैंग। तो इसके आइंस्टीन ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि नई चीज नहीं बन सकती है, क्योंकि वो गोले में है, एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, तो वो धीरे धीरे चलते चलते स्लो हो जाएगी। मैंने पहले बताया था कि एनर्जी जब कम होती है तो थोड़ा सा हमारी स्पीड कम हो जाती है, हो सकता है ये रुक जाएगी और फिर उल्टी डायरेक्शन में एक नया बिग बैंग हो सकता है, मतलब फिर से एक नई गैलेक्सी एक नए बिग बैंग के साथ बन सकती है। ठीक है। तो या फिर ओपन यूनिवर्स है, जो कि एक काठी के आकार की वो गैलेक्सी है, वो एक्सपांड कर सकती है, माने अब हम एक नए गैलेक्सी की तरफ जा सकते हैं। मतलब मिल्की वे जो थी वो पुरानी गैलेक्सी थी, और ये धीरे धीरे एक्सपांड हो रही है, इसमें मतलब खुलकर फैलती जा रही है, और इसमें एक्सप्लोजन होते जा रहे हैं, और हो सकता है कि हम एक नए उसमें गैलेक्सी में कन्वर्ट हो जाएं। ये हमें समझ में नहीं आएगा कि हम मिल्की वे में थे, अब हम हो सकता है नई गैलेक्सी में फ्यूचर में आ जाएं, या फिर फ्लैट यूनिवर्स में हम लोग चले जाएं। माने क्रियाएं तो हो रही हैं, उनका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा ये सब अपनी अपनी थ्योरीज को देकर लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे फॉर माय क्लास। तो आप लोगों को अगर समझ में शायद मुझे लगता है कि कम आया हो, या जो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप बनाया है सर ने, उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैं अपना असाइनमेंट भी
आज से आपको देना शुरू करूंगी, वो मैं ग्रुप पर सर को भेज दूंगी, तो सर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी फॉर लेट, आज क्लास थोड़ा लंबी हो गई। हेलो मैम, मेरे पास ये जो आप पढ़ा रही हैं वो बुक में तो है नहीं जी। अभी तो एक्चुअली हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो एक जस्ट जनरल डिस्कशन हमने किया है अपने सब्जेक्ट के बारे में। हम अपने सब्जेक्ट को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। अब आपने अगर सिलेबस देखा है तो हमने शुरू के फर्स्ट 3 से हमने टॉपिक्स को पढ़ा है अभी तक, है ना। पहला टॉपिक देखा है आपने, यूनिट देखे, पहली 3 यूनिट के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। वहीं तक आए हम लोग। खगोल शास्त्र की बुक उसमें जो खगोल शास्त्र की किताब मुझे